नमस्कार। आज मैं गांधी कथा का तीसरा हिस्सा लेकर आपके बीच में हूं। और किस्सा तो किस्सा है, चलता है, रुकता है, कभी बीच से, कभी शुरू से, कभी बाद से, कभी शुरुआत से, कभी आखिर से ही सही। सभी लोगों को नमस्कार। पिछले दो किस्सों में मैंने अफ्रीका के कुछ किस्से सुनाए थे, और जब तीसरे किस्से की मैं तैयारी कर रहा था तो सोचा तो यही था कि हिंदुस्तान ले आऊंगा इस बार गांधी जी को। लेकिन अफ्रीका के उन सालों ने गांधी के वर्षों को, गांधी के विचारधारा को और उस रूप में हिंदुस्तान को भी इतना कुछ दिया, इतना कुछ लिया है कि मुझे लगता है कि अफ्रीका का एक और किस्सा सुनाए बिना काम चलेगा नहीं। तो कोशिश करूंगा मैं कि वो किस्सा संक्षेप में सुनाऊं और आगे बढ़ूं। एक बात अक्सर होती है कि गांधी जी तो अहिंसक थे, फिर वो क्या करने चले गए थे युद्ध में। जो बोएर युद्ध हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर जो बोएर वार हुआ था, क्या करने चले गए थे गांधी जी अंग्रेजी सेना में। और गए ही नहीं थे, बाकायदा उन्होंने आर्मी का ड्रेस पहना था, मतलब सिपाही बन के गए थे युद्ध लड़ने के लिए। बहुत विस्तार में गए बिना मैं आपको बताऊं, मैंने आपके लिए कोट निकाल के रखा हुआ है। जब गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, तो उनकी जो मेजबान थी मुरियल लिस्टर, उन्होंने एक किताब लिखी, अपना संस्मरण जो गांधी के साथ था उस पर एक किताब लिखी और उसका नाम रखा एंटरटेनिंग गांधी। इसमें एक प्रसंग आता है। किसी से बात करते हुए गांधी बता रहे हैं अपने अफ्रीका के अनुभव को। क्या कह रहे हैं गांधी? गांधी कहते हैं, मैं 1914 में ऐसा नहीं सोचता था। यही वह वर्ष है जिस साल जो है बोएर युद्ध हुआ था। तब मैं एक निष्कलंक नागरिक बनना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दिया। मुझे लगता था वे मेरे देश को अत्याचार से बचा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे पूरे दिल से उनकी सहायता करनी चाहिए, जैसे कोई ब्रिटिश करता है। मुझे रेड क्रॉस का काम करने को कहा गया। मुझे लगा यह शानदार है। हालांकि मैं किसी भरम में नहीं था, मैं यह भरम नहीं पाल सकता था कि रेड क्रॉस का काम जो है वो हत्या से कम है। युद्ध में इसकी भी वही भूमिका है। अगर उन्होंने मुझे बंदूक दी होती तो प्रशिक्षण के बाद शायद मैं बंदूक भी चलाता, और यह मुमकिन है कि ऐसा करते हुए मुझे लकवा मार जाता। मैं सोचता था कि युद्ध के समय पूरे दिल से सेवा करना मेरे देश की मुक्ति के लिए सहायक होगा। इससे पहले जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था, जुलू विद्रोह फूट पड़ा। मेरी सहानुभूति जुलू लोगों के साथ थी, मुझे उनकी सहायता करके अच्छा लगता, लेकिन तब मेरे पास उनके लिए कुछ कर पाने का प्राधिकार नहीं था। मैंने सोचा कि मैं ब्रिटिश सरकारी व्यवस्था के साथ खड़ा होऊंगा, तब व्यवस्था के भीतर एक आदमी की तरह मैं जो गलत हो रहा है उसे सही करने में सहायता कर पाऊंगा। मैंने खुद को सरकार के हवाले कर दिया और मुझे स्ट्रेचर उठाने का काम दिया गया। यह मेरे लिए बहुत अच्छा था। चीफ मेडिकल अधिकारी मानवीय था, और जब मैंने कहा कि मैं दूसरों के बजाय घायल जुलू लोगों की सेवा करना चाहूँगा तो उसने आह भरी। यह मेरी प्रार्थनाओं का नतीजा है। आप देखिए, जुलू बंदियों को कोड़ों से पीटा जाता है और उनके घावों की कोई सेवा नहीं करना चाहता, तो मैंने दिन रात उनकी सेवा की। उन्हें जेलों में रखा जाता था और औपनिवेशिक सैनिक हमें सेवा करते हुए बाहर से देखकर चिढ़ाते थे। तो गांधी ने खुद यह किस्सा बताया। असल में उस दौर में गांधी लगातार ये सोच रहे थे कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के अच्छे नागरिक बन के दिखाएंगे तो ब्रिटिश सरकार शायद हमें उन प्रताड़नाओं से नहीं गुजारेगी जिन प्रताड़नाओं से अभी हम गुजर रहे हैं। हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। कोई भी नागरिक क्या करता है, हम आप कोई भी नागरिक क्या करता है,
वो यही सोचता है ना कि हम संविधान के दायरे में रहकर अगर सरकार के साथ सहयोग करेंगे तो सरकार हमें परेशान नहीं करेगी और साथ में हमारे जैसे लोगों को परेशान नहीं करेगी। और ये तो मैं बार बार दोहराता ही हूँ कि गांधी सामान्य व्यक्ति थे, जैसे मैं हूँ, जैसे आप लोग हैं, जैसे कोई भी होता है। तो उस दौर में उन्हें भी यही लगा कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य के साथ वो चलते हैं कदम से कदम मिलाकर, अगर अपनी जेन्युइन मांगे रखने के बावजूद एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करते हैं, तो शायद हिंदुस्तानियों को, एशियाइयों को अफ्रीका में अच्छी सुविधा मिल सके। लेकिन अपने अनुभवों से ही उन्होंने सीखा कि जो ब्रिटिश साम्राज्य इंग्लैंड में बहुत नैतिक था, बहुत लोकतांत्रिक था, बहुत भला भला था, वही ब्रिटिश साम्राज्य हिंदुस्तान के लिए और बाकी उपनिवेशों के लिए बिल्कुल अलग था, शोषक था। तो जब हिंदुस्तान लौट के आए, वो मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तान लौट के आए और गोखले से मिलने गए। गोखले साउथ अफ्रीका आ चुके थे और गोखले को वो अपने गुरु जैसा मानते थे, तो गोखले से मिलने गए। गोखले ने उनसे दो बातें कही। कहीं भैया तुम हिंदुस्तान को अच्छी तरह से जानते नहीं हो, तो पहले तो हिंदुस्तान में घूमो, आंखें खुली रखो और जबान रखो बंद। अब गांधी तो गांधी थे, आंखें खुली रखना तो ठीक बात है, लेकिन जबान कहां उनसे बंद होती। तो जब हिंदुस्तान घूमने निकले तो आंखें तो खुली रहीं, जबान भी कभी कभी खुलती रही। जैसे जब वो कलकत्ता गए तो वहां जो क्रांतिकारी संगठन थे, उन संगठनों के युवाओं ने उनको बुलाया और बुलाकर उनसे बातचीत की और भाषण देने के लिए कहा। आप कभी उस भाषण को पढ़िए। गांधी बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि मैं आपकी वीरता का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं किसी ऐसे संघर्ष में भरोसा नहीं रखता हूं जो छिप छिपा के किया जाए। गांधी उनसे कहते हैं कि आप अपने संघर्ष को अगर राष्ट्रीय संघर्ष में तब्दील करना चाहते हैं तो व्यापक जनता को अपने साथ जोड़ना होगा और केवल हिंसा के रास्ते से यह संभव नहीं होगा। और बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी वीरता जो है उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। और जब पहुंचेंगे भगत सिंह पे तो हम देखेंगे कि भगत सिंह के साथ भी जब उनका वैचारिक विरोध हुआ तो भी उन्होंने ये कहने में कोई गुरेज नहीं किया कि आपकी वीरता का हम बहुत सम्मान करते हैं। ये बात बार बार उन्होंने कही। लेकिन गांधी का अपना तरीका था। मैंने बताया कि वो असहयोग को, अहिंसा को, इन सारी चीज़ों को अपना तरीका बना चुके थे। तो अपना संघर्ष उनको उसी रास्ते से करना था, लेकिन हिंदुस्तान को समझते हुए करना था। तो ढेर सारे प्रयोगों के साथ वो लगातार कोशिशों में लगे हुए थे। इसमें सबसे मजेदार किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बांटना चाहूंगा, वो किस्सा है बनारस का। नई नई बनी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और उसका उद्घाटन होना था। उद्घाटन में तमाम राजाओं महाराजाओं को बुलाया गया था, साथ में गांधी को भी बुलाया गया था। गांधी जब बोलने गए तो मंच पर एनी बेसेंट भी थी और राजे महाराजे भी थे। होना तो यही चाहिए था कि जैसे बाकी लोग अंग्रेजी में बोलकर इधर उधर की बात करके उतर आते, लेकिन वो तो गांधी थे, मान कैसे जाते। एक दिन पहले काशी विश्वनाथ होके आए थे और वहां काशी विश्वनाथ में जो गंदगी उन्होंने देखी थी, पंडों की जो हरकतें देखी थी, उससे चिढ़े हुए थे। और उन्होंने जब वहां पे भाषण देना शुरू किया तो फिर तो कमाल हो गया, किसी को नहीं बख्शा। यह सवाल भी पूछ डाला कि काशी विश्वनाथ जो है वो हमारी बौद्धिक संपदा, हमारी कल्चरल संपदा का हिस्सा है, क्या कोई देखने आएगा तो अपनी कल्चरल संपदा के रूप में, अपनी सांस्कृतिक संपदा के रूप में हम ये गंदगी दिखाएंगे? ये भी कह गए। इतने पे ही नहीं रुके, इसके आगे बढ़े, राजाओं महाराजाओं को निशाने पर लिया और निशाने पर लेकर कह डाला, यहां तक कह डाला कि जब कोई महल बनने की सूचना मुझे मिलती है तो मुझे लगता है कुछ और गरीबों की झोपड़ियां गिर गईं। उनके कपड़ों पर व्यंग किया, भाषा पर व्यंग किया। उन्होंने कहा हमने ज्ञान का एक केंद्र खोला है, विश्वविद्यालय खोला है,
लेकिन इस विश्वविद्यालय में जितने लोग बोल रहे हैं इसके उद्घाटन पर, सब अंग्रेजी में बोल रहे हैं। क्या हमारे पास अपनी भाषा नहीं है? अगर हम अपनी भाषा का ही सम्मान नहीं कर सकते, अगर अपनी भाषा में बात ही नहीं कर सकते, अगर हम अपनी भाषा को हेय समझते रहेंगे, तो आप बताइए कि हम किस तरह का आत्मिक विकास कर सकेंगे। मतलब बातें वहां तक पहुंची कि एक बार उनसे कहा गया बीच में भाषण रोक देने के लिए, लेकिन फिर भाषण उन्होंने जारी रखा। फाइनली महाराजा साहब जो दरभंगा के थे वो उठ के चले गए मंच से, और अचानक से उन्हें भाषण बंद करना पड़ा, क्योंकि अध्यक्ष जब चले गए तो कुछ किया नहीं जा सकता था, भाषण वहां पे बंद हो गया। इसी की एक उपकथा है जो मैं पहले भी बता चुका हूं कई जगहों पे कि इसी समय उनको विनोबा भावे मिले, जो वहां पर फिलॉसफी और संस्कृत के विद्यार्थी थे। उन्होंने सवाल पूछा। वहां पर भी गांधी ने, चूंकि बहुत सारे युवा थे, तो वहां पे भी गांधी ने ये बात दोहराई कि जो क्रांतिकारी युवा हैं उनकी वीरता का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो रास्ता इन्होंने चुना है वो सही नहीं है। खैर, विनोबा भावे ने उनको पत्र लिखा, और जब पत्र लिखा, गांधी ने जवाब भेजा, तो विनोबा भावे उनसे इतने प्रभावित हुए, जो उस समय के युवा छात्र थे, कि वो उनके आश्रम में चले गए और फिर उनकी सारी जिंदगी गांधी के साथ ही गुजरी। आश्रम के किस्से मजेदार हैं। गांधी का गजब का विश्वास था आश्रम व्यवस्था में। वो किस्सा भी मैं निकाल के रखूं ताकि नाम गलत ना हो जाए। तो आश्रम व्यवस्था में उनका गजब का विश्वास था। मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने आश्रम बनवाया था। तो फिर यहां आके कैसे नहीं आश्रम बनाते? यहां भी आके उन्होंने आश्रम बनाया। कोचरब के आश्रम का एक किस्सा मैं सुनाता हूं। आश्रम में जो तमाम सारे नियम थे, पहला नियम तो यह था कि सभी लोग काम करेंगे, और सभी लोग हर काम करेंगे। और ढेर सारे नियमों में अंतिम नियम यह था कि जाति के आधार पर कहीं कोई भेदभाव आश्रम में नहीं होगा। तो जब सारे सवर्ण लोग बैठे रहते हैं तो जाति प्रथा और जाति को हम नहीं मानते हैं कहना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सबका छुआ सब खाते हैं, सबकी जातियां थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कोचरब ने भी सबने मान लिया कि चलो गांधी जी कह रहे हैं जाति प्रथा नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं। समस्या तब हुई जब एक दलित परिवार आश्रम में रहने आया। बा ने शर्त रखी कि किचन में नहीं जाएंगे, और भी कुछ लोगों ने शर्त रखनी शुरू की। लेकिन मैंने कहा गांधी तो गांधी ठहरे, शर्तें तो किसी की उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा ना, यहां पर ये रहेंगे तो जैसे कोई भी रहता है, जैसे बाकी सारे आश्रम के सदस्य रहते हैं, वैसे ही वह रहेंगे। वो किचन में भी जाएंगे, वो ड्राइंग रूम में भी जाएंगे, वो कमरों में भी जाएंगे, शयन कक्षों में भी जाएंगे, और वो सारी जगहों पर वैसे ही सहज भाव से रहेंगे जैसे बाकी लोग रहते हैं। यकीन जानिए, आज ये बात कहना और सुनना जितना आसान लगता है, वो गांधी के समय नहीं था। गांधी को जातिवादी बताते हुए, गांधी के ऊपर आरोप लगाते हुए बहुत सारे लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं। किसी किस्से में सिर्फ इसी की बात करूंगा और विस्तार में बात करूंगा, आज भी कुछ बातें करूंगा। लेकिन याद रखिए कि वो एक ऐसा वक्त था जब इतना आसान नहीं था ये सब। सोच के देखिए कि बा ने धमकी दी, कस्तूरबा ने धमकी दी कि अगर ये परिवार यहां पर रहा और चूल्हे चौके में गया तो मैं आश्रम छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं। आश्रमवासी भी नाराज थे और बा के साथ थे। लेकिन गांधी ने स्टैंड लिया कि बा जाना चाहे तो जा सकती हैं, और भी कोई अगर जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन यह परिवार तो यहीं रहेगा। तो जाति पर भाषण देना, बहुत बड़े बड़े भाषण देना बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको अपने प्रयोगों से संभालना, उसको अपने प्रयोगों से साबित करना, ये गांधी से सीखा जा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं हो गई। एक बार जब यह खबर फैली कि गांधी जी के आश्रम में दलित परिवार रह रहा है और वैसे ही रह रहा है जैसे बाकी लोग रह रहे हैं, तो जो गांधी को पूजने वाले, गांधी को मानने वाले, गांधी को आर्थिक सहायताएं उपलब्ध कराने वाले तमाम सारे लोग थे, जिनमें ज्यादातर अहमदाबाद के मिल ओनर्स थे, वो सारे के सारे हो गए नाराज। हालत यह कि आश्रम चलाने के लिए पैसे आने बंद हो गए। और जब आश्रम चलाने के लिए पैसे आने बंद हो गए तो गांधी थे, इतनी जल्दी हार कैसे मान लेते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बाहर चलेंगे, बाहर जाकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और उन पैसों से आश्रम चलेगा, हम किसी के दान से आश्रम नहीं चलाएंगे।
लेकिन गांधी के जीवन में संयोग बड़े घटते हैं। एक संयोग घटा, एक दिन अचानक एक मोटर आके रुकी, मोटर से कोई निकला, निकल के गांधी से मिला, प्रणाम किया और उनको एक लिफाफा थमाया, फिर प्रणाम किया और चलता बना। जब गांधी ने लिफाफा खोला तो उसमें 10,000 रुपये थे, और उस ज़माने के 10,000 रुपये आप सोच सकते हैं काफ़ी होते थे। तो उससे हुआ ये कि आश्रम चलता रहा अपनी गति से। गांधी को बाहर जाके काम नहीं करना पड़ा। अच्छा, आरोप भी बड़े मज़ेदार मज़ेदार लगते हैं। एक आरोप लगता है कि गांधी तो, जैसा मैंने बताया कि अहमदाबाद के जो कपड़े मिल के ओनर्स थे, उनके पैसों से चलता था और उनकी सुनते थे वगैरह वगैरह। गांधी के अनशन का किस्सा बहुत लोगों ने सुना होगा, पहले अनशन का किस्सा बहुत कम लोगों ने सुना होगा। जो पहले अनशन का किस्सा है, जब आप वो सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा गांधी की जिद। उसके पहले एक किस्सा और सुना दूं। बिरला की बहुत बात की जाती है। बिरला का संस्मरण अगर आप पढ़ेंगे तो उस संस्मरण में एक बड़ा मजेदार किस्सा आता है कि जब कलकत्ता में गांधी से मुलाकात हुई बिरला साहब की, तो उन्होंने बात बात में कहा कि मैं जो है प्रति माह इतने रुपए आपको चंदे के रूप में देना चाहता हूं। गांधी ने कहा बिल्कुल दीजिए। तो शर्त शब्द का तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन साथ में कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हर हफ्ते मुझे एक पत्र लिखें। तो गांधी ने कहा अच्छा, आप पैसे भेजेंगे तो मुझे हर बार उसकी रसीद खुद लिख के भेजनी पड़ेगी। बिरला शर्मिंदा हो गए और उनके समझ में आया कि जिस आदमी से पाला पड़ा है वो इतना आसान आदमी नहीं है। वो वाला किस्सा मैं जरा सा आपके साथ शेयर करूं, अनशन वाला किस्सा। एक सेकंड मुझे दीजिए। (1918) की बात है। अहमदाबाद में अचानक कपड़ा जो मिले थी, उनके मजदूरों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। उन्होंने कहा हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। जाहिर है, जैसा हमेशा होता है, मिल मालिक इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इन मिल मालिकों में सबसे बड़ा जो नाम था वो अंबालाल साराभाई का नाम था। अंबालाल साराभाई से लेकर मृदुला साराभाई तक आप लोगों ने नाम सुने हैं। अंबालाल साराभाई इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि किसी भी तरह से किसी भी तरह से इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। अनुसुईयाबेन साराभाई जो थी वो मजदूरों के साथ थी और वो गांधी के आश्रम में अक्सर आती जाती थी। गांधी की एक प्रार्थना सभा में ये बात उठी। गांधी ने प्रस्ताव दिया कि आप लोग अनशन क्यों नहीं करते हैं, हड़ताल क्यों नहीं करते हैं। मजदूर जो है वो अनशन पे बैठ गए। अब अनशन पे बैठ गए, तनख्वाह बंद हो गई, उनका घर चलना मुश्किल हो गया हड़ताल के चलते। तो एक दिन फिर जब गांधी अपनी प्रार्थना सभा कर रहे थे तो उन्होंने ये सुना किसी को कहते हुए कि भाई गांधी और अनुसुईयाबेन का क्या है, ये लोग तो कार से चलते हैं, इन लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर आंदोलन लंबे समय तक चला, हड़ताल लंबे समय तक चला, तो हम सब तो सड़क पे आ जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। गांधी ने उसी क्षण ये निर्णय लिया कि वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे और वो अनशन पर बैठ गए। अब जब गांधी अनशन पर बैठ गए तब तो बुरी स्थिति थी। साराभाई साहब के समझ में आ गया कि ये तो जिद्दी आदमी है, ये बात वाला आदमी नहीं है, ये तो परेशान कर देगा। फाइनली वो झुके, मजदूरों और मैनेजमेंट में समझौता हुआ और तनख्वाह बढ़ाई गई। ये गांधी का पहला अनशन था। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि अक्सर गांधी के बारे में धारणाएं तो बहुत बना ली जाती हैं। ये धारणा, ये कहना बड़ा आसान काम है कि गांधी जो है वो कैपिटलिस्टों के चंदे से काम करते थे। लेकिन इस किस्से को जब आप पढ़ेंगे, इस किस्से को जब आप जानेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि गांधी का दिल किसके लिए धड़कता था। जो गांधी ने पूरा मॉडल आंदोलन का खड़ा किया था, जो गांधी ने पूरा मॉडल खड़ा किया था आश्रम बनाने का, लोगों को ट्रेन करने का, वो आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो नीयत थी वो बहुत स्पष्ट थी। इन किस्सों की बात करते हुए मैं एक चीज मुझे हमेशा याद आती है, काश गांधी परफेक्ट होते,
शायद हरिदास गांधी का जो किस्सा हमारे सामने आता है, हरिदास गांधी का जो पूरा का पूरा मामला हमारे सामने आता है, वो शायद बेहतर तरीके से सुलझा पाते। लेकिन आप जानते हैं, गांधी तो आम आदमी थे, जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे तमाम सुनने वाले हैं। और बड़ा बेटा, मैं खुद बड़ा बेटा हूं, आप लोगों में से बहुत लोग बड़े बेटा होंगे। तो भारतीय समाज में जो बड़ा बेटा होता है, बाप उसको इतना कायदे का बनाने का कोशिश करता है, या फिर कई बार अपने जैसा बनाने का इतना ज्यादा प्रयास करता है कि मुश्किल हो जाती है। बड़ा होनहार युवा था हरिदास गांधी। जब पहुंचे वहां, अफ्रीका में पहुंचे, तो हालत यह थी कि गांधी के साथ आंदोलनों में शरीक हुए, जेल गए, लाठियां खाई, सब कुछ किया। लेकिन गांधी को जितनी उम्मीद खुद से थी, उतनी ही उम्मीद उस युवा लड़के से थी। तो जब उसने कहा कि मैं भी लंदन जाके आपकी तरह वकालत पढ़ना चाहता हूं, तो गांधी ने उसकी एक नहीं सुनी। यहां तक कि गांधी के एक मित्र उनका खर्च उठाने के लिए भी तैयार हो गए थे, तो भी गांधी ने मना कर दिया। गांधी चाहते थे कि वो उनके साथ ही आश्रम में रह के सत्याग्रह की, अहिंसा की ट्रेनिंग लें। गांधी चाहते थे कि वो उनके साथ ही आंदोलनों में शामिल हों। वो खुद वकालत करके आए थे और उन्हें मालूम था, वो समझते थे ऐसा, कि इस तरह की शिक्षा का कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये प्रयोग उन्होंने अपने बेटे के साथ किया। ये तो ठीक है, इसके आगे ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी उनसे कराने की कोशिश की। शादी होने के बावजूद वो नहीं चाहते थे कि शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज़्यादा वो पढ़ें। नतीजा जैसा अक्सर घरों में होता है, विद्रोह। भाग आए वहाँ से, यहाँ पढ़ने की कोशिश की, छोटे मोटे धंधे करने की कोशिश की। और गांधी ने जीवन में बाकी तो सब कुछ पा लिया। बाकी बच्चों का प्यार उनको मिला, बाकी बच्चों का सम्मान मिला, लेकिन बड़े बेटे का सम्मान और प्यार उस तरह से उन्हें कभी नहीं मिल पाया जिस तरह से मिलना चाहिए था। आप जानते हैं, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। गांधी ने बहुत साफ शब्दों में उस समय भी कहा कि अगर वो अपनी मर्जी से धर्म बदल लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं जानता हूं कि उसने मुझसे बदला लेने के लिए और लालच में धर्म बदला है, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। डिसोन कर दिया। लेकिन बड़ा लड़का याद भी बहुत आता है। जब नोआखली में अकेले पड़े गांधी, तो लिखा उन्होंने अपने बड़े बेटे को पत्र, लेकिन तब तक शायद बात बहुत आगे निकल चुकी थी। लौटने की स्थिति में ही शायद वो नहीं रह गए थे, और बाप बेटे की मुलाकात भी मुश्किल हुई। आखिरी जो मुलाकात हुई उसमें गांधी चिता पे थे, छोटा बेटा उनको मुखाग्नि दे रहा था, लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई थी, और बड़ा बेटा लगभग भिखारी की स्थिति में उस भीड़ में शामिल था। उसे कोई पहचानने वाला नहीं था। दूर से ही उसने अपने पिता को प्रणाम किया, और उसके कुछ दिनों बाद एक गुमनाम सी मौत मर गया। तो गांधी की ज़िंदगी में अगर कोई ट्रेजेडी है, अगर कोई त्रासदी है, तो वो शायद उनके बड़े बेटे की कहानी ही है। खैर, महानता की अपनी कीमतें होती हैं। सामान्य से असामान्य बनने की, महान बनने की अपनी कीमतें होती हैं। वो गांधी ने भी दिया, आज भी दे रहे हैं। एक बात तो मैंने साउथ अफ्रीका वाली की ही, जिसका उदाहरण लेकर गांधी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि साउथ अफ्रीका में रहते हुए जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे, उनके संघर्षों में वो शामिल नहीं हुए। दूसरा उन पर आरोप लगाया जाता है कि जातिवाद का जो पूरा मामला था, जाति मुक्ति का जो पूरा मामला था, उस पर पूरे दिल से वो शामिल नहीं हुए। तो अगले किस्से में मैं बात करूंगा वंचित वर्ग। ये जो दो वंचित वर्ग हैं, अफ्रीका के काले लोग और हिंदुस्तान में दलित जो संघर्ष है, इसको लेकर जो गांधी के आंदोलन थे या गांधी का जो सोचना था, ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने छुआछूत विरोधी आंदोलन चलाया, उसको कैसे देखा जाना चाहिए, आज उसकी एनालिसिस कैसे की जानी चाहिए, गांधी के बारे में जजमेंट देते हुए कहाँ सावधान होना चाहिए, कहाँ। देखिए, जिन्होंने पूर्वाग्रह बना के रखे हैं, जिन्हें इतिहास में मुर्गे लड़ाने हैं, फलां बनाम फलां, गांधी बनाम अंबेडकर, अंबेडकर बनाम नेहरू, फलां बनाम फलां, फलां बनाम ढिमका, जिनको मुर्गे लड़ाकर राजनीति करनी है,
जिनको मुर्गे लड़ाकर भीड़ इकट्ठा करनी है, उनसे तो अशोक कुमार पांडे क्या, दुनिया का कोई भी, गांधी खुद भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन्हें इतिहास को इतिहास की तरह देखना है, जिन्हें मनुष्यों को मनुष्यों की तरह देखना है, जिन्हें इतिहास और मनुष्यों को अपने समय में हो रही घटनाओं के दौरान हस्तक्षेप करते हुए अपने निर्णय और अपने विचारों को विकसित होते हुए देखना है, जिन्हें मनुष्यों को ऐसे देखना है कि हर मनुष्य एक सामान्य मनुष्य होता है, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, जैसे यहां सुनने वाले सारे लोग हैं, जिन्होंने देवता बनाने नहीं सीखे हैं, जिन्होंने अपने अपने आदर्शों को देवता नहीं बना दिया है, जो अपने आदर्शों को भी मनुष्य की तरह देख सकते हैं, जो ये समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स एक मनुष्य थे, गांधी एक मनुष्य थे, बुद्ध भी एक मनुष्य थे, अंबेडकर भी एक मनुष्य थे। उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियां थीं, उनकी सामाजिक अवस्थितियां थीं, और उन ऐतिहासिक परिस्थितियों में अपनी सामाजिक अवस्थितियों से टकराते हुए वो सामान्य से असामान्य में बदले। जो इतिहास को इस प्रक्रिया से मेरे गुरु, जिनकी अभी डेथ हुई है, जिनको मैं हमेशा याद करता हूं, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा, उन्होंने जो थोड़ा बहुत इतिहास को देखना सिखाया था, उस आधार पर जब मैं इतिहास को देखने की कोशिश करता हूं तो ना तो कोई मुझे कंप्लीट लगता है, न तो कोई मुझे देवत्व के रूप में दिखाई देता है, और न ही अक्सर कोई विलन दिखाई देता है। हीरो और विलन को किनारे करके इतिहास को देखने की मैं कोशिश करता हूं, और वही मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं वही आपसे कर सकता हूं। तो अगली बार दलित विमर्श को लेके, या गांधी की छुआछूत विरोधी आंदोलन को लेकर, और अफ्रीका के जो काले लोग थे उनके संघर्षों में गांधी के हिस्सा लेने या न लेने को लेकर थोड़ी सी बात करते हुए, भारत की आज़ादी का जो मेन स्ट्रीम था जिसमें गांधी प्रवेश करते हैं, उस मेन स्ट्रीम की हम बात करेंगे, और फिर उसके बाद चलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन तक। हम देखेंगे कि जो गांधी एक समय में अच्छा नागरिक बनना चाहते थे, उन्होंने कैसे नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किए, कैसे एक जलियांवाला बाग ने, और पहले विश्व युद्ध में गुजरात में सैनिकों को भर्ती कराने का जो उनका अभियान छोटा मोटा चला, उसके अनुभव ने, और पूरे देश की जो यात्रा की उन्होंने, उन अनुभवों ने अंग्रेजों का सम्मान करने वाले, या मैं कहूं कि अंग्रेजी राज का अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करने वाले गांधी को अंग्रेजी राज के सबसे बड़े विरोधी के रूप में खड़ा कर दिया। इस प्रक्रिया को बनते हुए, इस प्रक्रिया को विकसित करते हुए अगले 1-2 किस्सों में आप देखेंगे। मैं ये कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ कि कमेंट्स में तारीफ के अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहें, अगर आपको लगे कि कुछ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मैंने कभी कही नहीं है। बुद्ध से कबीर तक का मैं बहुत आभारी हूँ, डॉक्टर मल का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया और ये प्रयोग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि इस प्रयोग में और क्या जोड़ा जा सकता है और क्या घटाया जा सकता है, या इसे इसी तरह चलने दिया जाए, तो मेरे लिए, जब मैं अगले बार के एपिसोड की तैयारी कर रहा हूँगा, तो मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर हम मिलेंगे कुछ और किस्सों के साथ। नमस्कार।